तो अब से ठीक 30 मिनट के बाद नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की 11 जजों की बेंच ये फैसला देगी। द हेग में आईसीजे के प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट रॉनी इब्राहिम फैसला पढ़कर सुनाएंगे। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मांग की है कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। अदालत में भारत का पक्ष काफी मजबूत माना जा रहा है और उम्मीद है कि कोर्ट का आदेश भारत के पक्ष में आएगा और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। 15 मई को द हेग में भारत की दमदार दलीलों पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि वो फैसला होने के पहले कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था जिसमें वो कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो अदालत के सामने पेश करना चाहते थे। पाकिस्तान के इस वीडियो पर भारत लगातार सवाल उठाता रहा है। भारत ने कहा है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी इस वीडियो को सबूत मानने से इनकार कर दिया तो भारत का पक्ष और मजबूत माना जा रहा है। तो द हेग में अब से थोड़ी देर के बाद फैसला आने वाला है। कोर्ट में आज क्या हो सकता है यह भी आपको बता दें, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को फांसी रोकनी पड़ेगी, भारतीय वकीलों को जाधव से मिलने देना पड़ेगा, कुलभूषण जाधव से राजनयिक भी मिल पाएंगे और जाधव के लिए पाकिस्तान को दोबारा निष्पक्ष सुनवाई करनी होगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आईसीजे का फैसला मानने के लिए पाकिस्तान बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं। यह भी हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट पाकिस्तान की दलीलों को मान ले और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय वकील जाधव से नहीं मिल सकेंगे क्योंकि वकीलों के मिलने पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार पाकिस्तान के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी भी दे सकता है। यह भी हो सकता है कि आईसीजे भारत पाकिस्तान को आपस में बात करके मामला सुलझाने के लिए कह दे। ऐसी हालत में कुछ वक्त के लिए जाधव को राहत मिलेगी क्योंकि अगस्त तक जाधव की फांसी पर रोक है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दोनों देशों के बीच कैदियों को लेकर संधि पर बात करनी होगी। यह पूरी तरह कूटनीतिक संबंधों पर निर्भर करेगा कि ऐसी हालत में जाधव की रिहाई कैसे होगी। आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्कंद रंजन तैल आ गए हैं, नए मेहमान अभी अभी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। स्वागत है स्कंद रंजन जी आपका स्टूडियो में। हमारे साथ अचल मल्होत्रा विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं, पहले से मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर अमृत कपूर और हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, दोनों रक्षा विशेषज्ञ, पहले से स्टूडियो से इस चर्चा में शामिल हैं। परवेज आलम हमारे साथ आ गए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, वो आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं कई दिन के बाद। स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर परवेज आलम। और मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा स्टूडियो से यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। वो इस मामले को फॉलो करते रहे उस दिन से जिस दिन से पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया था कि कुलभूषण जाधव उनके पास है। आप सीधे इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर कुलभूषण के साथ अपनी बात ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचाकर। अब लगातार ये कवरेज रहेगा जब तक कि ये फैसला नहीं आता। उस फैसले के मायने क्या है उसका विश्लेषण ये पैनल आपके लिए आसान भाषा में हमारे साथ करेगा क्योंकि आमतौर पर स्कंद रंजन साहब, लोगों को ये समझ नहीं आता कि डिप्लोमेसी क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है। आपने वहाँ जो बात रखी है उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम जो पिछले पैनल के साथ बात कर रहे थे, एसडी मुनी साहब बैठे थे, मैं ये कह रहा था कि आपका पड़ोसी आप बदल नहीं सकते तो आप अपनी दीवारें स्ट्रांग करते हैं। हम अपनी दीवारें स्ट्रांग करने के बजाय लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमको पड़ोसी के लिए अच्छा दिखना है, दुनिया में हमको अपनी तस्वीर अच्छी करनी है, भले अपने देश के अंदर हमारी तस्वीर खराब होती रहे, लोगों को लगता रहे कि हमारे बस का कुछ नहीं है। क्या वाकई यही पॉलिसी रहनी चाहिए भारत की हमेशा? देखिए, पॉलिसी विदेश नीति में हमेशा टोटल रेसिप्रोसिटी की रहती है और वही सक्सेसफुल होती है कि जैसा दूसरा देश आपके साथ व्यवहार करे आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बाकी राजनेता मिलकर कुछ दिशा तय कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा लड़ाई की तरफ जाना है या दोस्ती की तरफ जाना है, पर ये मुद्दा कुछ नॉर्मल राजनीति या नॉर्मल डिप्लोमेसी से थोड़ा अलग इसलिए हो गया है कि अब देखिए, गुप्तचर तो हमेशा होते हैं और चाणक्य के ज़माने से रहे थे, तो ये थे क्या, पर भारत के वो नागरिक हैं, वो हम कह रहे हैं कि नागरिक हैं। एक वियना कन्वेंशन भी है कौंसुलर रिलेशंस पे जिसमें दोनों देश सिग्नेटरीज हैं, उसका एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है जिसमें ये है कि अगर उस कन्वेंशन के इंटरप्रिटेशन के बारे में, एप्लीकेबिलिटी के बारे में कोई मुद्दा होगा तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाएगा। तो इस समय जो कूटनीति थोड़ा पीछे है, इस समय ये एक लीगल इशू हो गया है और हमें सबसे पहले ये देखना है कि
इस समय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आधे घंटे बाद क्या फैसला आने वाला है, जो सबसे पहला मुद्दा है वो जुरिस्डिक्शन का होगा उसमें, कि वो जुरिस्डिक्शन अपना मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको चैलेंज किया है। और अगर मानते हैं तब तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि इमीडिएटली उनको वियना कन्वेंशन के अंतर्गत 38 आर्टिकल में एक्सेस देना पड़ेगा, हमारे कौंसिल एक्सेस देना पड़ेगा। और अगर उसमें सुनवाई होगी तो एक्चुअली क्या मुद्दा है वो सुनवाई बाद में होगी, पर अगर जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान लेता है कि उनका जुरिस्डिक्शन है तो इमीडिएट प्रोविजनल रिलीफ मिलने का हमें पूरा विश्वास है। पर रोहित, दिक्कत इस बात की है कि पाकिस्तान के दोगलेपन का क्या होगा। अभी 2 घंटे पहले पाकिस्तान कह रहा है कि 1961 वियना कन्वेंशन का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, और 2 घंटे पहले भी ये प्रेस रिलीज दी है कि हमारे जो 2 स्टाफर्स थे काबुल में, अफगानिस्तान की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उनके तथाकथित कर्मचारियों की पिटाई की, और बाकायदा प्रेस रिलीज में बोला है कि वियना कन्वेंशन का ये उल्लंघन हो रहा है। यानी आप कहीं ना कहीं वियना कन्वेंशन को मानते हैं, तभी आपने ये प्रेस रिलीज दी है। ये प्रेस रिलीज हिंदुस्तान के भी वेबसाइट्स पे आ गई है। पर वियना कन्वेंशन जब हिंदुस्तान जाता है तब आप तकनीकी बारीकियां निकालते हैं, तो तकलीफ यहाँ है रोहित। वियना कन्वेंशन से मुझे नहीं लगता कि वो नकार रहे हैं कि हम वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है, वियना कन्वेंशन को मानते नहीं है। हाँ, बहरहाल उन्होंने 2008 की जो हमारी बायलैटरल एक प्रोटोकॉल साइन हुई है, ये तकनीकी नहीं है। इससे आप दो देशों के बीच में एक संधि हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसपे टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई की गई हैं कि इन हालात में जो है देश की सुरक्षा है या आतंकवाद है तो उसमें वी विल बी फ्री कि अपना क्या कैसे डिसीजन लेना है। तो वो नकार नहीं रहे हैं बयाना, वो तो उनका शायद ये कहना है कि इस केस में हमारे पास एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो हम उस बायलैटरल एग्रीमेंट के जो भी आर्टिकल 6 या 8 जो भी है उसके अनुसार हम काम करेंगे। हमारा प्ली ये है कि जैसा कि पीछे भी आपसे बात हुई कि ये एग्रीमेंट वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है या ये नोटिफाइड नहीं है, तो हम वियना कन्वेंशन पे जोर दें। हम वियना कन्वेंशन के अलावा जो है हम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे भी जोर दे रहे हैं। एक छोटी सी चीज मैं बीच में अपडेट कर दूं सर, इस केस से जुड़ी नहीं है। एक तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया था, उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पर्यावरण मंत्री थे अनिल माधव दवे, और सब मंत्री आज उनके घर जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। अपनी सादगी के लिए, साफगोई के लिए जाने जाते थे अनिल माधव दवे, और प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने लिखा था कि एब्सोल्युटली शॉक्ड है, उनको काफ़ी झटका लगा है इस खबर से और पर्सनल लॉस था। नर्मदा नदी, कार्तिकेय आप बता रहे हैं, विशेष प्रेम था उनका नर्मदा के प्रति। जो इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। 2009 में पहली बार उनको राज्यसभा मिली थी, और बैचलर थे। पूरा जीवन उन्होंने, गुजराती हैं पर पूरा जीवन मध्य प्रदेश में बिताया उन्होंने। और जो आज काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं नर्मदा को बचाने के लिए, ये काम दवे साहब कर रहे थे। और सिंगल हैंडली उन्होंने 20 साल आदिवासियों के बीच काम किया, और नर्मदा समग्र एक संस्था थी उसको चलाया। तो इनका योगदान काफी रहा है। अंतिम इच्छा रही है कार्तिकेय, वो भी यही रही है कि उनके पार्थिव शरीर को वहीं पर अग्नि संस्कार किया जाए नदी के किनारे, और वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ा आयोजन ना किया जाए। ये भी इस चीज़ को दर्शाता है कि कितनी सादगी उनके जीवन में रही है। तो ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पहुँचे हैं, उनके परिवार के जो और लोग हैं, उनके करीबी हैं, उनसे मिल रहे हैं। साथ में मंत्रिमंडल के और सहयोगी भी उनके वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम वापस इस चर्चा पर आ रहे हैं। 3:30 बजे बड़ा फैसला आना है। 22 मिनट का समय बचा हुआ है, जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये फैसला आएगा कि कुलभूषण जाधव पर भारत की दलीलें सही मानी जाएं या पाकिस्तान की दलीलें सही मानी जाएं। क्या आपको लगता है अचल मल्होत्रा कि भारतीय डिप्लोमेसी का एक बड़ा टेस्ट इसको माना जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोग कैसे देखेंगे? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत की सरकार के लिए ये होगा कि आज के फैसले के बाद कल के अखबार क्या लिखेंगे, और टीवी चैनल आज दोपहर के बाद से क्या डिस्कस करेंगे सरकार को लेकर। रोहित, देखो, जैसे हमें एक जो है परिप्रेक्ष्य समझने की ज़रूरत है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया क्यों। ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर है हमारी स्टेटेड पॉलिसीज़ का, ख़ास तौर से जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है। हम हमेशा इस बात पे जोर देते रहे हैं कि हमारा शिमला एग्रीमेंट है, और जो भी हमने पाकिस्तान के साथ सुलझाना है, निपटाना है, वो हम बायलैटरल
करेंगे। पाकिस्तान बहुत सारे मुद्दों को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, खासतौर से कश्मीर इशू को। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम इसे बायलैटरल रहने दें और इसे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ले जाए। लेकिन जिस तरह से ये केस एक पूरा फैब्रिकेटेड केस जो डेवलप हुआ है, और इस बात की संभावना थी कि किसी भी दिन अखबार में ये खबर आ सकती है कि जाधव को फांसी पे लटका दिया गया, तो एक सिचुएशन ऑफ डेस्परेशन कह सकते हैं कि पैदा होगी भारत सरकार के सामने। एक बड़ी दुविधा रही होगी, मैं समझता हूँ, कि अब इसे इस हालात में क्या किया जाए। तो ये स्टेप एक डेस्परेशन में लिया गया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम इसको ले गए हैं, बावजूद इसके कि हम खुद कहते रहे हैं, हमने खुद कहा है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। इससे पहले 99 में हमने पाकिस्तान के वो जो केस हुआ था एयरक्राफ्ट गिराने वाला अटलांटिक, तो वहाँ हमने इसको चैलेंज किया था। लेकिन आज की तारीख में सिचुएशन ये हो गई थी कि हमें अगर इसकी जान को बचाना है तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है। इसका कोई भी फॉल आउट होगा तो उसको फिर हम डिप्लोमेटिकली बाद में देख लेंगे। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई उसको जजेस को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, कोई उस कंट्री के लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है जहाँ से जजेस आते हैं। ये एक अपने आप में मेरिट पे या टेक्निकल इश्यूज पे इसका वो लिया जाएगा। डिप्लोमेसी शुरू होगी इस फैसले के आने के बाद। ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी टेस्ट तो भारत के टीवी चैनल और अखबार करेंगे ना परवेज आलम। वो पूरा पोस्टमार्टम तो अभी 3:30 बजे शुरू हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जो 25, 30, 35 देशों की यात्रा करके आए पिछले 3 साल में, तो वो जो डिप्लोमेटिकली भारत को मजबूत करने की बात कर रहे थे उसमें फेल हो गए या पास हो गए, ये तो आज ही से तय होना शुरू हो जाएगा ना। और मैं समझता हूँ उसके लिए रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है और हम और आप इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था और मैं समझता हूँ बड़ा सटीक सवाल था कि क्या ये दीवार ऊंची करनी चाहिए या फिर एक तरह से पाकिस्तान जो है पड़ोसी है उसको तो बदला नहीं जा सकता, तो क्या करना चाहिए। ये सूरत हाल हमारे सामने एक्चुअली 70 साल से है कि क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान का, इसका कोई समाधान तो कभी निकला नहीं, लेकिन समय समय पर थोड़ा बहुत निकला है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपने अभी एक और जो मुझसे प्रश्न किया कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हो रही है, इससे पहले भी उन्होंने यात्रा शुरू की, तो क्या उसको नाकाम माना जाए। मैं ब्लैक एंड वाइट में ऐसा कोई जवाब नहीं देता। मुझे बुरा भी लगता है कि जब लोग ऐसी बात कह देते नहीं वो सब नाकाम था, ये सब अच्छा था वगैरह वगैरह। है ये कि पाकिस्तान के साथ में उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरा खेल खेला था और शायद उसका फ़ायदा नहीं हो पाया। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ सिविलियन गवर्नमेंट के साथ में रिश्ते बनाना चाहते थे, जो एक अच्छा कदम था जिसकी हर हालत में तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन वहाँ चूक ये हुई कि उस वक्त पाकिस्तान में जो फौजी शासन है उसको ये बात गवारा नहीं थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि हम कुलभूषण जाधव के मामले को सामने रखे हुए, यही समस्या हमारे सामने बार बार आ रही है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है इस वक्त वो एक बहुत ही कट्टरपंथी रवैया अपनाए हुए है सिविलियन फ़ौज के मुकाबले में। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जो भी मेरी थोड़ी बहुत एनालिसिस तजुर्बा है, कि अगर ये ना कर रही होती तो इस मसले का समाधान भी आसानी से निकल सकता था। लेकिन मसला इस वक्त इस्लामाबाद में नवाज शरीफ गवर्नमेंट के सामने नहीं है, मसला है पाकिस्तान की फ़ौज के सामने, जो इस वक्त अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारत के साथ में, जिसको पंजाबी भाषा में कहते हैं कि पंगे लेना चाहती है और कहीं ना कहीं कुछ साबित भी करना चाहती है। तो आज हम उस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं गलती से। और दूसरी एक सिचुएशन छोटी सी मैं और कहूँगा 20 सेकंड के अंदर, हमारी और बहुत ज़्यादा सहायता इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि हमने थोड़ा सा ट्रैक 1 ट्रैक 2 जो पिछले जो 6-7 महीने में 1 आध साल में जो गर्मा गर्मी रही है दोनों देशों के दरमियान, उस पर तवज्जो नहीं दी। देखिए, जब भी देशों के दरमियान संबंध खराब होते हैं, इन ट्रैक्स को मजबूत किया जाता है कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो बैक चैनल का सहारा लिया जा सके। इस समय बैक चैनल भी बेनतहा कमजोर हैं। कारण यह है कि वो बैक चैनल सब सिविलियन गवर्नमेंट के साथ में है, पाकिस्तानी फौज के साथ में कोई बैक चैनल है नहीं।